हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर जीई का बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसके यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एडवर्टीज़मेंट के बारे में कि एडवर्टीज़मेंट क्या होती है, इसके महत्व के बारे में, ठीक है, इसके प्रकार के बारे में एंड इसके उद्देश्यों के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन के बारे में कि टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है, डागमार अप्रोच क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन मतलब कि ऐसी ऑडियंस का सिलेक्शन करना जो कि हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है जो कि क्या बनाती है, ब्रांडेड कपड़े बनाती है, ठीक है। आप ब्रांडेड कपड़े बनाते हैं, ब्रांडेड शूज़ बनाते हैं। तो आप जो है, जो भी आप विज्ञापन देंगे उसमें आप ऐसा विज्ञापन देंगे जो कि उन लोगों को आकर्षित करे, उन लोगों को आपके ब्रांड की तरफ, आपकी वस्तुओं की तरफ आकर्षित करे जो कि अमीर लोग हैं, ठीक है, जो कि रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि हाई क्लास लोग हैं। क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो महंगी होती है एंड आमतौर पर उन्हीं लोगों के द्वारा खरीदी जाती है जो कि अमीर हो, ठीक है, जिनकी इनकम ज़्यादा हो, जो कि हाई क्लास हो। तो इस तरीके से हर कंपनी, चाहे वो कोई भी उत्पाद बनाती हो, चाहे कोई भी वस्तु कुछ भी प्रोड्यूस करती हो, हर कंपनी क्या करती है, अपने विज्ञापन देते टाइम, जो भी वो वस्तु बना रही है उसका विज्ञापन देते टाइम एक टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखती है अपने माइंड में। अब वो जो टारगेट ऑडियंस है उसका सिलेक्शन इस बेसिस पर किया जाता है कि जो कंपनी है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी जो है वो छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है या बुजुर्गों के लिए वस्तुओं का निर्माण करती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग भागों में बटी होती है, ये तो आपको पता ही है। एक मार्केट जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में, सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। उसमें अलग अलग उम्र से रिलेटेड लोगों से संबंधित वस्तुएं भी बिकती हैं। उसमें अमीर लोग तथा गरीब लोग की अलग अलग आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि वृद्ध लोगों के लिए बनाई जाती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती है, जैसे टॉयज़, खिलौने। अब आम तौर पर खिलौने जो है वो कौन खरीदेगा, वो ही खरीदेंगे जिनके छोटे बच्चे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग उम्र, अलग अलग लिंग, शिक्षा, आय, पेशा, इन सब के आधार पर क्या होता है, मार्केट जो है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। कुछ मार्केट ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स यानी कि पढ़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपनीज है वो जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, चाहे वो बच्चों के लिए क्रिएट कर रही हो, चाहे वो अमीर लोगों के लिए क्रिएट कर रही हो, या गरीब लोगों के लिए क्रिएट कर रही हो, या स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर रही हो, ठीक है। हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, निर्मित कर रही है, उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन देने से पहले अपने मन में ये छवि बनाती है कि वो जो वस्तु है वो किसके लिए उत्पादित की जा रही है एंड उसी के अकॉर्डिंग विज्ञापन भी दिया जाता है, ठीक है। विज्ञापन इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि जिस समुदाय, जिस समूह के लिए वो वस्तु बनाई गई है वो समूह मुख्यतः आकर्षित हो उस वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए कोई कंपनी है वो खिलौने बनाती है, ठीक है, एंड खिलौने वो अगर वो बना रही है लेकिन वो विज्ञापन ऐसा दें जिसमें बुजुर्ग लोगों को दिखाएं, ठीक है, जिसमें बूढ़े लोगों को दिखाएं, तो उस खिलौने को, उस जो भी टॉयज़ वो बना रही है कंपनी, उसको खरीदने के लिए कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा, आकर्षित नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रही है वो उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ऐसे एरिया में दे जहाँ पर सारे गरीब लोग रहते हैं,
ठीक है। झुग्गी झोपड़ी के पास अगर उस प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट देने जाए तो जाहिर सी बात है उस कंपनी की बिक्री नहीं होगी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट देते टाइम कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि टारगेट ऑडियंस है कौन, ठीक है। मतलब जो भी उत्पाद, जो भी सेवा निर्मित की गई है, क्रिएट की गई है, उसके केंद्र में कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि उस वस्तु को, उस उत्पाद को खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये पता लगाने का पहला काम होता है कंपनी का एडवर्टीजमेंट देते टाइम, ठीक है। तो इसी को टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन कहा जाता है, कि टारगेट ऑडियंस का सिलेक्शन करना। अब टारगेट ऑडियंस किस आधार पर चुनी जाती है वो देखते हैं। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जैसे कि अभी हमने जाना कि अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि बुजुर्ग होते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसा सामान खरीद देंगे जो कि उन्हीं के लिए हो, ठीक है। तो मार्केट में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो कंपनी को भी ये निर्धारित करना होता है कि वो किस उम्र के लिए वस्तु का या उत्पाद का निर्माण करेगी, ठीक है। अलग अलग लिंग के लोग होते हैं, जैसे जो लड़कियां हैं उनकी प्रेफरेंस अलग होती है, ठीक है, लड़कों की प्रेफरेंस अलग होती है। तो इस तरीके से लिंग का भी मुख्य भूमिका होती है टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, आय, पेशा, इन सब के अकॉर्डिंग भी टारगेट ऑडियंस चुनी जाती है, ठीक है। कंपनी डिसाइड करती है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाएगी वो किन लोगों के लिए बनाएगी, ठीक है। अधिक आय वाले लोगों के लिए बनाएगी या कम आय वालों के लिए बनाएगी, पुरुषों के लिए बनाएगी या फिर महिलाओं के लिए बनाएगी, ठीक है, या किस उम्र के लोगों के लिए कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। ये सबसे पहले कंपनी को डिसाइड करना होता है, ठीक है। साइकोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे रुचियाँ, मूल्य, जीवन शैली, ठीक है। जियोग्राफिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे स्थान, जलवायु, शहरी, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। आमतौर पर आप देखेंगे कि जो स्थान है उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन में। अब सपोज़ कीजिए कोई कंपनी है, वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो, तो उस ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी जो है, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आईफोन से रिलेटेड कंपनी स्थापित हो जाएगी एंड आईफोन की एडवर्टीज़मेंट वहाँ पर देगी, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई आईफोन नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर गांव में आमतौर पर लोग जो है वो कृषि का कार्य करते हैं एंड कृषि का जो कार्य करते हैं वो ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, आईफोन वगैरह का। तो इस तरीके से क्या होता है, जो जियोग्राफिक फैक्टर्स है वो भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन को, ठीक है। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, जैसे उपभोक्ता की खरीदारी की आदतें, ठीक है। उपभोक्ता जो है वो कभी कभी एक ब्रांड के प्रति निष्ठा रखते हैं तो उसी ब्रांड का सामान खरीदते हैं, ठीक है। उपयोग की आवृत्ति, कि वो जो वस्तु है वो कितनी बार उपयोग की जाती है उपभोक्ता के द्वारा। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि टारगेट ऑडियंस को चुनने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब किसी भी कंपनी के लिए जो किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए एक सही लक्ष्य दर्शक या टारगेट ऑडियंस चुनना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी सही टारगेट ऑडियंस को नहीं चुनेगी तो क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट की जगह लॉस होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़ कीजिए कोई आईफोन से रिलेटेड कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हो जाए, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में लोग आईफोन कम यूज़ करते तो वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर शहरी क्षेत्रों में सिंचाई के यंत्र या फिर ये जो कृषि उत्पाद है इनसे संबंधित कोई कंपनी स्थापित हो जाए, तो शहरी क्षेत्र में आमतौर पर कृषि का कार्य नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति
कृषि से संबंधित उत्पादों को नहीं खरीदेगा, तो इस तरीके से उस कंपनी को वहाँ पर लॉस होगा। तो ये एग्जाम्पल था गलत टारगेट ऑडियंस चुनने का। अगर कंपनी गलत टारगेट ऑडियंस चुन लेती है तो उसको हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं डागमार्क अप्रोच क्या होती है। डागमार्क का मतलब होता है डी से डिफाइनिंग, ए से एडवर्टाइजिंग, जी से होता है गोल्स, फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ठीक है, तो डागमार्क अप्रोच जो है ये एक ऐसी अप्रोच है, एक विज्ञापन का तरीका है जिसको रसेल कोली ने विकसित किया था, डेवलप किया था 1961 में। ठीक है, आइए अब हम डागमार्क अप्रोच के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो डागमार्क अप्रोच जो है इसमें क्या किया जाता है, स्पष्ट विज्ञापन लक्ष्य तय किया जाता है कि हम जिस भी वस्तु का विज्ञापन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो डागमार्क अप्रोच है इसमें उपभोक्ताओं के सोचने महसूस करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस अप्रोच में ये देखा जाता है कि उपभोक्ता जब वो कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है एंड किस तरीके से किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित होता है। तो डागमार्क अप्रोच जो है इसमें उपभोक्ता को उत्पाद या ब्रांड के बारे में बताना शामिल है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, उपभोक्ता को किसी उत्पाद या ब्रांड के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, जो भी उत्पाद कंपनी बना रही है उसके लाभों के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में उपभोक्ता को बताना इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने उत्पाद से संबंधित अच्छी बातें, अपने उत्पाद को उपयोग करने के फ़ायदे के बारे में उपभोक्ता को अगर हम बताएंगे तो उपभोक्ता और भी ज़्यादा प्रेरित होगा वो उत्पाद या वो वस्तु खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक कॉम्प्रीहेंशन बिल्ड करने का प्रयास किया जाता है, एक समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है उपभोक्ताओं के लिए। ठीक है, किसी उत्पाद से संबंधित कन्विक्शन यानी कि आस्था, इसमें उपभोक्ता को विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि वो जो उत्पाद कंपनी ने निर्मित किया है वो उत्पाद सही है, उपयोग के योग्य है। ठीक है, तो एक कन्विक्शन, एक आस्था उपभोक्ता के मन में विकसित करने का इसमें प्रयास किया जाता है। तो डागमार्क अप्रोच जो है वो इसी पर जोर देती है कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाया जाए, उपभोक्ताओं के मन में समझ विकसित की जाए, कोई उत्पाद खरीदने के लिए उनके मन में एक आस्था निर्मित की जाए कि वो उस उत्पाद को खरीदें। ठीक है, उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए इसमें प्रेरित किया जाता है। ठीक है, विज्ञापन का प्रभाव मापा जाता है, जैसे कि जो भी विज्ञापन दिया है जिस वस्तु से रिलेटेड उस विज्ञापन का क्या प्रभाव हुआ, उस विज्ञापन जो है उस विज्ञापन ने बिक्री में कितनी वृद्धि लाई, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया। तो मापन योग्य परिणाम भी डागमार्क अप्रोच में शामिल है। ठीक है, डागमार्क अप्रोच जो है इसमें क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो भी हमने विज्ञापन के तरीके उपयोग किए हैं या विज्ञापन के लिए हमने जिन भी चीज़ों का उपयोग किया है उन चीज़ों का विज्ञापन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तथा बिक्री में कितनी वृद्धि हुई, विज्ञापन कितना प्रभावी बना, ब्रांड जागरूकता हुई या ना हुई। ठीक है, ये सब इसमें देखा जाता है। ठीक है, डागमार्क दृष्टिकोण विज्ञापन को एक सुनियोजित तथा मापन योग्य प्रक्रिया बनाता है जिससे कंपनियों को अपने मार्केटिंग उद्देश्यों को स्पष्ट व प्रभावी रूप से पूरा करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, अब यूनिट 1 का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है विज्ञापन बजट, यानी कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, इसको निर्धारित करने की विधियाँ क्या है। तो आइए जानते हैं। विज्ञापन बजट वो राशि होती है, वो अमाउंट होती है जो कि किसी कंपनी या व्यवसाय के द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं के प्रचार के लिए तय की जाती है। ठीक है, सपोज कीजिए आपकी कोई कंपनी है, आप एक वॉच प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, घड़ी का निर्माण करते हैं, आपकी जो कंपनी है वो घड़ी बनाती है। तो आप क्या करेंगे, आप अगर किसी भी कंपनी की घड़ी बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस घड़ी का निर्माण करेंगे, उसके बाद आप उसमें ये एनालाइज करेंगे कि ये जो घड़ी है उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने जो घड़ी बनाई है वो किसके लिए बनाई है। वो घड़ी आपने हाई क्लास लोगों के लिए बनाई है या गरीब लोगों के लिए बनाई है या मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाई है, या फिर वो घड़ी आपने बच्चों के लिए बनाई है या बुजुर्गों के लिए बनाई है। ठीक है,
महिलाओं के लिए बनाई है या पुरुषों के लिए बनाई है। तो एक तरीके से जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसके बाद कंपनी ये एनालाइज करती है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है इसकी टारगेट ऑडियंस क्या रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद ये एनालाइज किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है या कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसमें फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, उसको उपयोग करने के फ़ायदे क्या होने वाले हैं। उसके बाद इन सबको एक कागज़ पर लिखा जाता है एंड देन एक विज्ञापन तैयार किया जाता है। लेकिन विज्ञापन भी तैयार करने से पहले एक विज्ञापन बजट बनाया जाता है कि हम जो भी विज्ञापन करेंगे उसमें हम कितने पैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, कितने पैसे हम उसमें खर्च करेंगे, विज्ञापन बजट बोलते हैं उसको। ठीक है, विज्ञापन बजट जो है ये कंपनी या किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं के प्रचार के लिए तय किया जाता है। प्रचार से पहले आपको ये तो देखना होगा ना कि आपका कितना लेवल है, मतलब कि कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं विज्ञापन के लिए। ठीक है, हर कंपनी क्या करती है, विज्ञापन से पहले विज्ञापन बजट बनाती है कि उस कंपनी का कितना बजट है, अपने टोटल बजट का कितना हिस्सा, कितना पार्ट वो कंपनी एज अ एडवर्टीजमेंट यूज़ कर सकती है। तो कंपनी ये डिसाइड करती है पहले। ठीक है, अब ये जो बजट होता है विज्ञापन के लिए तैयार किया जाता है। ये बजट विज्ञापन अभियानों, मीडिया चयन, क्रिएटिव सामग्री तथा अन्य मार्केटिंग गतिविधियों में खर्च किया जाता है। ठीक है, जो विज्ञापन बजट होता है उसमें कंपनी जितना भी अमाउंट लिखेगी, जितनी भी राशि लिखेगी, उस सारी राशि का उपयोग वो विज्ञापन के लिए ही करेगी। ठीक है, चाहे वो विज्ञापन अभियानों में करे या मीडिया के चयन करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, या किसी भी चीज़ में करें, कंपनी वो जो भी अमाउंट कंपनी ने डिसाइड की है विज्ञापन बजट की, वो सारी अमाउंट, सारी राशि कंपनी विज्ञापन देने के लिए ही प्रयोग करेगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं विज्ञापन बजट निर्धारित करने की विधियां क्या होती हैं। पहला है प्रतिशत विधि। इस विधि में कंपनी अपनी कुल बिक्री राजस्व या अनुमानित बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत विज्ञापन पर खर्च करती है। कंपनी जो है वो ये देखती है कि कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसकी कितनी बिक्री हो सकती है। ठीक है, अनुमान कितना है, कितनी बिक्री इस प्रोडक्ट की हो जाएगी, ये अनुमान पहले कंपनी लगाती है। अनुमान कंपनी कैसे लगाएगी, कंपनी ये देखेगी कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है, इन फीचर्स वाले दूसरे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के आधार पर कंपनी एनालाइज करती है एंड देखती है कि कुल बिक्री या अनुमानित बिक्री कितनी हो सकती है उस उत्पाद की। उसके आधार पर कंपनी विज्ञापन बजट तैयार करती है। तो इसको प्रतिशत विधि बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपनी कुल बिक्री राजस्व या अनुमानित बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत विज्ञापन पर खर्च कर देती है। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने घड़ी बनाने का काम किया, आपकी कंपनी घड़ी बनाती है एंड अब आप विज्ञापन बजट तैयार कर रही है। तो आप ये देखेंगे कि आपने जो घड़ी बनाई है उस तरीके की घड़ी मार्केट में पहले से अवेलेबल है या नहीं, या आपकी घड़ी बिल्कुल नई है, बिल्कुल अच्छी है। तो आपकी घड़ी अगर बिल्कुल यूनिक है, नई है, ज़्यादा फीचर्स हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपकी जो घड़ी है वो लॉन्च होते ही बिकने लगेगी। ठीक है, एंड उसकी अनुमानित बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि कितनी बिक्री हो जाएगी। ठीक है, कितना रिवेन्यू आपको मिल जाएगा एंड उसी अनुमानित बिक्री का कुछ प्रतिशत कंपनी चाहे लोन ले लेती है कहीं से या फिर अपने सेविंग्स में से निकाल कर उतना परसेंट जो हिस्सा होता है टोटल अनुमानित बिक्री का वो कंपनी खर्च कर देती है विज्ञापन पर। क्योंकि जाहिर सी बात है विज्ञापन आपको पहले करना है, बिक्री तो बाद में ही होगी। जब आप विज्ञापन करेंगे तभी तो बिक्री होगी। तो इसीलिए कंपनी को ये रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, पहले वो अनुमान लगाती है कि टोटल बिक्री कितनी हो सकती है एंड देन जो भी अनुमानित बिक्री है उसका कुछ प्रतिशत वो अपने पास से खर्च करती है विज्ञापन के लिए। ठीक है, एक होता है प्रतियोगिता आधारित विधि। इसमें कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन खर्च का विश्लेषण करके उसी के अनुसार अपना बजट निर्धारित करती हैं। अब आपकी कंपनी घड़ी बनाती है तो आप सोचेंगे कि मैं कितना खर्च करूँ विज्ञापन पर। विज्ञापन बजट बनाते टाइम कई बार कंपनियां क्या करती हैं, ये देखती है कि आसपास की जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं
वो कंपनी उस प्रोडक्ट के लिए कितना खर्च कर रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप क्या करें, आप ये देखें कि जो दूसरी कंपनीज है जो घड़ी बना रही है वो कितना खर्च कर रही है अपनी घड़ी के विज्ञापन में। तो अगर वो कंपनीज कम पैसे खर्च कर रही है तो आप भी उतने पैसे खर्च कर सकते हैं विज्ञापन के लिए। तो कई बार कंपनीज ये भी करती हैं, वो ये देखती है कि दूसरी कंपनी कितने खर्च कर रही है, जो प्रतियोगी कंपनी है वो कितने खर्च कर रही है विज्ञापन के ऊपर। ठीक है, एक होता है लक्ष्य व कार्यविधि। इस विधि में कंपनी पहले अपने विज्ञापन के लक्ष्य को निर्धारित करती है, फिर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट बनाती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधियां होती है विज्ञापन बजट तैयार करने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है सभी उपलब्ध संसाधन विधि। इसमें कंपनी विज्ञापन पर उतना ही खर्च करती है जितना वह आराम से वहन कर सकती है। कई बार क्या होता है, कंपनीज के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते सेविंग के तौर पर, क्योंकि विज्ञापन तो पहले करना होगा, बिक्री बाद में होगी, एंड प्रोडक्शन में भी काफ़ी पैसे खर्च हो जाते कंपनी के। तो कंपनी के पास कई बार इतने पैसे नहीं होते कि वो विज्ञापन दे पाए, तो कंपनी लोन ले लेती है। ठीक है, विज्ञापन देने के लिए, कि शुरुआत में विज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर बिक्री बढ़ेगी, एंड देन जो पैसे हमें मिलेंगे उससे लोन चुका देंगे। लेकिन फिर क्या होता है, ये जो विधि है सभी उपलब्ध संसाधन विधि, इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी लोन नहीं लेती। ठीक है, इसमें कंपनी क्या करती है, जो भी कंपनी के पास पैसे हैं अवेलेबल, जितना भी कंपनी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उन रिसोर्सेज का, उन संसाधनों का ही कंपनी उपयोग करेगी। उन्हीं संसाधनों को कंपनी क्या करेगी, विज्ञापन में खर्च कर देगी। इस विधि में कंपनी सिर्फ अपने पास मौजूदा संसाधनों को ही खर्च करती है, बाहर से लोन नहीं लेती। ठीक है, एक आता है मूल्य आधारित विधि। इस विधि में कंपनी अपने अन्य खर्चों को निकालने के बाद जो राशि बचती है उसे विज्ञापन के लिए निर्धारित करती है। ये भी एक तरीके से सभी उपलब्ध संसाधन विधि जैसा ही है। ठीक है, इसमें कंपनी पहले अपने खर्चे जो हैं उनको निकालती है, एंड फिर जो भी पैसे बचते हैं कंपनी के पास एक्स्ट्रा, उनको यूटिलाइज करती है विज्ञापन में। ठीक है, एक होता है मात्रा प्रत्यक्ष विधि। इसमें पूर्व के विज्ञापन खर्च व उसके प्रभाव का विश्लेषण करके अगला विज्ञापन बजट तैयार किया जाता है या तय किया जाता है। ठीक है, ये जो विधि है इसमें क्या करती है, कंपनी जो है ये देखती है कि पहले अगर कंपनी ने जब एडवर्टीजमेंट की थी तो उसने कितना पैसा खर्च किया था एंड कितना प्रभाव उसका देखा गया। ठीक है, जैसे एक कंपनी जो है अगर वो घड़ी बना रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने पहली बार घड़ी बनाई है, उसने पहले भी कई बार घड़ी बनाई होगी, कई बार विज्ञापन दिए होंगे। तो इसमें कंपनी जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस देखती है अपना। ठीक है, कि पास्ट टाइम में, पुराने टाइम में मुझको कैसा अनुभव मिला था, मैंने कितने पैसे विज्ञापन पर खर्च किए थे एंड उसका क्या प्रभाव मुझे मिला था। तो इसमें कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने पुराने विज्ञापन खर्च का विश्लेषण करती है कि पुराने टाइम में मैंने इतने पैसे खर्चे थे, मुझको ये रिजल्ट देखने को मिला था, एंड उसी के अकॉर्डिंग कंपनी अपना विज्ञापन बजट तैयार करती है। तो ये विधि भी काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द कंपनीज के द्वारा यही विधि यूज़ की जाती है। ठीक है, जिसमें वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से विज्ञापन बजट तैयार करती है कि भाई मैंने पुराने टाइम में इतना खर्च किया था एंड मुझको ये रिज़ल्ट मिला था, तो मैं इस बार भी इतना ही खर्च करूँगा। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो अपने पूर्व विज्ञापन खर्च के आधार पर भी विज्ञापन बजट बनाती है। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष देखें, विज्ञापन बजट तय करने की विधि कंपनी के लक्ष्य, वित्तीय स्थिति तथा प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है। सही रणनीति अपनाने से कंपनी को अधिक प्रभावी विज्ञापन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, ये जो विज्ञापन बजट तय करने की विधि है ये कंपनी खुद निर्धारित करती है अपने लक्ष्य तथा अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर। कंपनी ये भी देखती है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। अगर कंपनी अभी प्रॉफिट में है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो कंपनी जो है वो ज़्यादा पैसे भी खर्च कर सकती है विज्ञापन के ऊपर। ठीक है, तब कंपनी जो है वो, जो हमने फर्स्ट मेथड देखा था प्रतिशत विधि, उसका उपयोग करती है अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो। ठीक है, जिसमें कंपनी लोन वगैरह ले लेती है बाहर से एंड प्रतिशत विधि का वो उपयोग कर लेती है। प्रतिशत विधि में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करती है विज्ञापन के ऊपर, क्योंकि वो मानती है जितना ज़्यादा खर्च किया जाएगा उतना ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी। तो इस तरीके से विज्ञापन बजट तय करना एक बहुत ही मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसकी बहुत ही मुख्य भूमिका होती है बिक्री में, बिक्री बढ़ाने में। ठीक है,
एंड ये भी एक तरीके की रणनीति ही होती है जो कि कंपनी को आगे लेकर जाती है, कंपनी को अधिक प्रभावी बनाती है। ठीक है, तो ये यूनिट 1 हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।